सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे ब्रज भाषा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैं यहाँ पे ब्रज भाषा लिखा भी हूँ, ठीक है। देखिए ब्रज भाषा दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रज भाषा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ब्रज और दूसरा है भाषा। एक है ब्रज और दूसरा है भाषा। ब्रज भाषा दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है ब्रज शब्द और दूसरा है भाषा शब्द। यदि हम ब्रज शब्द का मतलब समझते हैं, यदि हम ब्रज शब्द का मतलब समझते हैं तो हम ब्रज भाषा को समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रज का अर्थ क्या होता है, ब्रज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रज का अर्थ। ब्रज का अर्थ, देखिए ब्रज का अर्थ होता है गौशाला, चारागाह, पशुपालन, पशुओं का समूह, ठीक है। ब्रज का अर्थ होता है गौशाला, चारागाह, पशुपालन या पशुओं का समूह होता है। तो हम कह सकते हैं पशु जीवन से संबद्धता तथा पशुपालन ब्रज भूमि से जुड़ी रही है। इसी आधार पर यहाँ प्रयुक्त होने वाली बोली को हम क्या कहते हैं, ब्रज भाषा कहते हैं। पशु जीवन से संबद्धता पशु जीवन से संबद्धता तथा पशुपालन ब्रज भूमि से जुड़ी रही है। इसी आधार पर यहां प्रयुक्त होने वाली बोली को ब्रज भाषा कहते हैं। देखिए अभी तक हम यहां पे सिर्फ ये समझे हैं कि ब्रज भाषा दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है ब्रज और दूसरा है भाषा। यदि हम ब्रज का अर्थ सही से समझते हैं तो ब्रज भाषा को समझ जाएंगे। तो ब्रज का अर्थ होता है गौशाला, चारागाह, पशुपालन या पशुओं का समूह होता है। तो हम कह सकते हैं पशु जीवन से संबद्धता तथा पशुपालन ब्रज भूमि से जुड़ी रही है। इसी आधार पर यहाँ प्रयुक्त होने वाली बोली को हम क्या कहते हैं, ब्रज भाषा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रज भाषा के विकास के बारे में बात करते हैं। ब्रज भाषा के विकास, देखिए ब्रज भाषा का विकास, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है। क्वेश्चन ये बनता है ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है, तो ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है, तो ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। ब्रज भाषा
सौर सेनी अपभ्रंश विकसित है? विकसित है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्रज भाषा किसकी एक बोली है? क्वेश्चन ये भी बनता है ब्रज भाषा किसकी एक बोली है? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। ब्रज भाषा किसकी एक बोली है? ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। एक बोली है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। बोली है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? क्वेश्चन ये भी बनता है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रजभाषा के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए ब्रजभाषा का क्षेत्र, ब्रजभाषा का क्षेत्र। ब्रजभाषा का क्षेत्र का मतलब क्या है? ब्रजभाषा का क्षेत्र का मतलब क्या है? ब्रजभाषा का क्षेत्र का मतलब है कि ब्रजभाषा भारत में कहां कहां पर बोली जाती है, उन्हीं जगहों को हम क्या कहते हैं? ब्रजभाषा के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, अलीगढ़, महामाया नगर, कांसीराम नगर, कांसीराम नगर, बरेली, मैनपुरी, फिरोजाबाद, धौलपुर, पीलीभीत,
गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ग्वालियर, हाथरस, कासगंज, वृंदावन। ठीक है, आदि। ये सभी क्या है? ये सभी जो जगह का नाम में लिखा, ये सभी ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रज भाषा का शुद्ध रूप कहाँ पर पाया जाता है। ब्रज भाषा का शुद्ध रूप, शुद्ध रूप, ब्रज भाषा का शुद्ध रूप कहाँ पर पाया जाता है? ब्रज भाषा का शुद्ध रूप पाया जाता है मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के जिलों में पाया जाता है। पाया जाता है। ब्रज भाषा का शुद्ध रूप कहाँ पर पाया जाता है? ब्रज भाषा का शुद्ध रूप पाया जाता है मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के जिलों में पाया जाता है। ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ पर है? ब्रज भाषा का केंद्र, ब्रज भाषा का केंद्र ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ पर है? तो ब्रज भाषा का केंद्र है मथुरा और वृंदावन में है। ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ पे? ब्रज भाषा का केंद्र है मथुरा और वृंदावन में। और वृंदावन, ठीक है। तो चलिए आप इसका नोट्स बनाइए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे ब्रज भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए ब्रज भाषा की उपबोलियां, ब्रज भाषा की उपबोलियां। देखिए ब्रज भाषा की मुख्य 5 उपबोलियां हैं। ब्रज भाषा की मुख्य 5 उपबोलियां हैं। ब्रज भाषा की मुख्य 5 उपबोलियां हैं। पहला है भुक्शा, दूसरा अंतर्वेदी, तीसरा है भरतपुरी, चौथा है डांगी, और 5वां है माथुरी। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी हमारी ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं। अब हम बात करेंगे ब्रज भाषा के अन्य नामों के बारे में बात करेंगे।
देखिए ब्रज भाषा के अन्य नाम। देखिए ब्रज भाषा के अन्य नाम का मतलब क्या है? ब्रज भाषा के अन्य नाम का मतलब क्या है? ब्रज भाषा को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे मध्य देशीय, अंतर्वेदीय, ग्वालियरी, पिंगल, मणि, माधुरी, नाग भाषा। आदि। देखिए ब्रज भाषा के अन्य नाम। ब्रज भाषा के अन्य नाम का मतलब है कि ब्रज भाषा को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ब्रज भाषा को हम मध्य देशीय भी कहते हैं, अंतर्वेदीय भी कहते हैं, ग्वालियरी भी कहते हैं, पिंगल भी कहते हैं, मणि भी कहते हैं, माधुरी भी कहते हैं और नाग भाषा भी कहते हैं, ठीक है। आप इसका नोट्स बना लो, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्रज भाषा किन भाषाओं के साथ मिलकर के ब्रज बोली कहलाई? बंगाली एवं असमिया के साथ मिलकर के ब्रज भाषा ब्रज बोली कहलाई। बंगाली एवं असमिया के साथ मिलकर के ब्रज भाषा ब्रज बोली कहलाई। ठीक है, बंगाली एवं असमिया के साथ मिलकर के ब्रज भाषा ब्रज बोली कहलाई। क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्रजवली शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ब्रजवली शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। ब्रजवली शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। ठीक है, ब्रजवली शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ब्रजवली शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कृष्ण काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? कृष्ण काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। कृष्ण काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? कृष्ण काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है ब्रज भाषा। गंगा यमुना के मध्य भाग को अंतर्वेद कहा जाता है।
गंगा यमुना के मध्य भाग को अंतर्वेद कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रचलित ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहलाई। देखिए, गंगा यमुना के मध्य भाग को अंतर्वेद कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रचलित ब्रजभाषा अंतर्वेदी कहलाई। नैनीताल के तराई क्षेत्र में प्रचलित ब्रजभाषा का नाम क्या पड़ा? तो बोक्सा पड़ा। नैनीताल के तराई क्षेत्र में प्रचलित ब्रजभाषा को नैनीताल के तराई क्षेत्र में प्रचलित ब्रजभाषा का नाम बोक्सा पड़ा। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी साहित्य के मध्यकाल की प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा है। ठीक है, हिंदी साहित्य की के मध्यकाल की प्रमुख भाषा हिंदी साहित्य के मध्यकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी साहित्य के मध्यकाल की प्रमुख भाषा है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि रीतिकाल में किस भाषा की प्रधानता थी? रीतिकाल में ब्रज भाषा की प्रधानता थी। रीतिकाल में ब्रज भाषा की प्रधानता थी। देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? क्वेश्चन ये भी बनता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? तो विनय पत्रिका लिखी गई थी ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई थी। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई। तो आप इसका नोट्स बना लो, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे ब्रज भाषा के कवि के बारे में बात करेंगे। देखिए ब्रज भाषा के कवि, ब्रज भाषा के कवि। देखिए ब्रज भाषा में बहुत ज्यादा कवि हैं, हमें सभी के बारे में नहीं पढ़ना है। हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम उन्हीं सारे कवि के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
देखिए अष्टछाप के कवि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टछाप के कवि अष्टछाप के कवि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर 8 कवि हैं और अष्टछाप के अंदर जो कवि हैं वो ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितने टोटल कवि हैं? टोटल 8 कवि हैं। अष्टछाप के अंदर टोटल 8 कवि हैं। पहला है कुंभन दास, दूसरा है परमानंद दास, तीसरा हमारा कृष्णदास, चौथा हमारा सूरदास, पांचवा है गोविंद दास, सिक्स नंबर पे हमारा है चित स्वामी, सातवें नंबर पे हमारा है चतुर्भुज दास, और आठवें नंबर पे हमारा है नंददास। ठीक है, अन्य ब्रज भाषा के जो कवि हैं उसमें तुलसीदास हैं, रहीम है, रसखान है, मीराबाई हैं, आदि। ये जितना मैं कवि लिखा हूं ये सारे कवि हमारे ब्रज भाषा के कवि हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, अष्टछाप के कवि को आपको बढ़िया तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं। 2 तरह क्वेश्चन तो कॉमनली बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है, जिसमें से 3 ऑप्शन आपको अष्टछाप के कवि दे देगा और उसमें से एक अलग कवि दे देगा। अब पूछ देगा बताओ इसमें से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अगर आप इसको याद नहीं कर पाओगे तब तक उसका आंसर नहीं दे पाओगे आप। तो सबसे पहले आपको इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो आप अष्टछाप के कवि को बहुत बढ़िया तरह से याद करिएगा। मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि अष्टछाप के कवि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कई बार बने हैं और आने वाले भविष्य में जो एग्जाम होंगे उसमें भी बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप अष्टछाप के कवि को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं।